आज अगर रैंकिंग में पीछे हैं तो उसका जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार को देना चाहिए, लालू यादव को देना चाहिए। दे मस्ट आंसर। बिहार की जनता को सवाल पूछना चाहिए। और जेपी मूवमेंट का कल हमने मनाया और 50 साल अब पूरा होने जाने की बात हो रही है। जब जेपी मूवमेंट यहाँ 1974 में शुरू हुआ था, उनके कई स्लोगन में एक बड़ा स्लोगन था, शिक्षा में आमूल परिवर्तन। तो सकारात्मक दिशा में तो आमूल परिवर्तन नहीं हुआ, नकारात्मक दिशा में ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमने शिक्षा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो बिहार को जो पिछले 30-35 सालों से जो चला रहे हैं, वो लोग पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र राजनीति के उपज रहे हैं और उन्हीं के समय में ये सारे जो आप गिरावट की बातें कह रहे हैं वो आ गए। तो क्या उनकी भी भूमिका रही हुई है इसमें? यही लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार के स्कीम ऑफ थिंग्स में यूनिवर्सिटी नहीं है। वो उनका ध्यान जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, IIM या IIT या NIT की तरफ अधिक है और बिहार के विश्वविद्यालय जहाँ यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके नाम पर ये शासन करते हैं, वे पढ़ते हैं। आज भी जो दावा आप करते हैं कि IAS में इतना निकल गया बिहार का, वो आपके यहाँ के कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से पढ़ाई की है? और सरकारी शिक्षण संस्थानों से कितने लड़के निकल रहे हैं? आप इसकी व्याख्या करके देखेंगे, विश्लेषण करके देखेंगे, लगेगा कि आज वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ के चीफ जस्टिस का लड़का पटना कॉलेज में पढ़ता था, आप कल्पना कर सकते हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पर्सनल फिजिशियन के लड़के हमसे 2 साल सीनियर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। IAS के बच्चे पढ़ते थे। स्वाभाविक है, यहाँ जब शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होता, इतने बड़े लोगों के बच्चे यहाँ कैसे पढ़ते? जो इन संस्थानों का प्रशासन है, इन विश्वविद्यालयों का, वह गंभीर प्रश्न के घेरे में है। वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लूट व्याप्त है और वहाँ शिक्षा और शोध पर जोर होगा, ये आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। स्वाभाविक है, कुल मिलाकर के ये विश्वविद्यालय दिनों दिन नीचे जा रहे हैं। मैं इस पटना विश्वविद्यालय से लगभग 60 साल तक जुड़ा हुआ हूँ। डेलिबरेट डिजाइन है सत्ताधारियों की कि अगर यहाँ शिक्षा दीक्षा होगी तो यहाँ जो सत्ता चल रही है उस पर वो प्रश्न करेंगे। वो स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि आप जब सत्ता में हैं तो फिर ये स्थिति हमारी क्यों है, क्यों हमें बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और यदि हमारे पास संसाधन नहीं है तो यहाँ हम कंडेम्ड हो जाते हैं सेकंड ग्रेड शिक्षा पाने के लिए। अभी असर की रिपोर्ट आज के अखबार में आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में चहुमुखी विकास की बात की जाती है, सुशासन की बात की जाती है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग जारी की गई विश्वविद्यालयों को लेकर, कॉलेज को लेकर, रिसर्च संस्थान को लेकर, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर। दुर्भाग्य रहा कि टॉप 100 में बिहार के एक भी न विश्वविद्यालय आए और न ही एक कॉलेज शामिल हो पाए। इवन कि 200 रैंकिंग तक भी बिहार के कोई कॉलेज और कोई विश्वविद्यालय उसमें शामिल नहीं हुए थे। हमारे साथ हैं डॉक्टर NK चौधरी जी, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं। सर, ये लिस्ट में बिहार का एक भी विश्वविद्यालय और कॉलेज का नाम नहीं है, कारण क्या है सर? लिस्ट में नाम नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह से वर्षों से बिहार के विश्वविद्यालय ध्वस्त है, हर तरह से ध्वस्त है, यह आश्चर्यजनक बात नहीं है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है ध्वस्त होने का? तो पहला प्रमाण है कि जितने पद हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में, उनमें से आधे रिक्त पद हैं। दूसरा, जो पद भरे भी हैं वो कनीय अध्यापकों के द्वारा भरे गए हैं। अभी तो सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, गेस्ट फैकल्टी, जिनको पर लेक्चर के बेसिस पर बहाल करते हैं और आज की तिथि में मैक्सिमम 50,000 वो देते हैं। स्वाभाविक है कि जो मेधावी छात्र हैं, जिनको नौकरी मिल सकती है दूसरे क्षेत्रों में या विश्वविद्यालयों में ही बिहार से बाहर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस IIM हो या IIT हो,
वो यहाँ क्यों आएंगे? जो सीनियर पोजीशंस हैं बड़ी संख्या में खाली है। स्वाभाविक है इसका असर गुणवत्ता पर पड़ता है, रिसर्च कम होता है और ऐसे कार्य कम होते हैं जिनके आधार पर विश्वविद्यालयों की रैंकिंग होती है। इसके अलावा भी विश्वविद्यालय का प्रबंधन इस तरह कर दिया है कि आप देखेंगे उसका भी असर नैक जैसी संस्थाओं के मूल्यांकन पर पड़ता है। आप आजकल इस बात की उम्मीद की जाती है कि विश्वविद्यालय में फिर कॉलेज में भी मल्टी डिसिप्लिन हो। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसकी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, लेकिन इधर ऐसा हुआ है कि आप देखेंगे पटना यूनिवर्सिटी एक छोटी यूनिवर्सिटी थी, उससे सबसे पहले इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को बाहर कर लिया, एनआईटी बना दिया, तो हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी निकल गई। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बना के मेडिकल कॉलेज निकाल दिया, वह निकल गया। इसी तरह कई ऐसे कॉलेज हैं जहां आप देखेंगे सिंगल फैकल्टी हो गई। तो शिक्षकों का न होना, शिक्षकों की गुणवत्ता का कम होना, सीनियर लेवल में प्रोफेसर्स की बहाली नहीं होना, रिसर्च पर प्रभाव डालने वाली जो सकारात्मक शर्तें हैं उनका लागू न होना, धन मुहैया नहीं करना रिसर्च के लिए, जो लैब हैं जिसको आप प्रयोगशाला, उसमें संसाधन उपस्थित नहीं रहना, ये सारी बातें असर डालती हैं रैंकिंग पर। और एक और बात कि जिस तरह से विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति हुई है पिछले वर्षों में और अभी भी जारी है ये, और अन्य पदों पर, उनमें राजनीतिक सामाजिक कारण अधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ तक भ्रष्टाचार का बड़ा रोल है। स्वाभाविक है जो सक्षम नहीं है उनको आप शीर्ष पदों पर रखते हैं। यहाँ का जो सीनेट, सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल में जहाँ नॉमिनेशंस होता है, आप देखेंगे ऐसे लोगों का नॉमिनेशन हो रहा है सरकार के द्वारा या राजभवन के द्वारा जिनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। स्वाभाविक है कि जो इन संस्थानों का प्रशासन है, इन विश्वविद्यालयों का, वह गंभीर प्रश्न के घेरे में है। वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लूट व्याप्त है और वहाँ शिक्षा और शोध पर जोर होगा ये आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। स्वाभाविक है कुल मिलाकर के ये विश्वविद्यालय दिनों दिन नीचे जा रहे हैं। मैं इस पटना विश्वविद्यालय से लगभग 60 साल तक जुड़ा हुआ हूँ। 59 साल से अधिक हुआ जब मैं यहाँ आया था पटना कॉलेज में विद्यार्थी बनकर, और शिक्षक लगातार रहा हूँ और इसकी जो गिरावट लगातार जारी है। अभी कल जेपी मूवमेंट संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया और आपने देखा कि मुख्यमंत्री और लोग, गवर्नर साहब गए थे, लेकिन वो भूल गए जब जेपी मूवमेंट यहाँ 1974 में शुरू हुआ था तो उनके कई स्लोगन में एक बड़ा स्लोगन था शिक्षा में आमूल परिवर्तन। तो सकारात्मक दिशा में तो आमूल परिवर्तन नहीं हुआ, नकारात्मक दिशा में ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमने शिक्षा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है, निचले स्तर पर भी शिक्षा के गिरने का असर यूनिवर्सिटी पर पड़ रहा है। और स्कूल में अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, मिडिल लेवल पर, हायर जो सेकेंडरी लेवल पर, तो जो छात्र यहाँ आएंगे उनका जो स्तर होगा, जो शिक्षक बनेंगे उनका जो स्तर होगा वह निश्चित रूप से कम होगा। और इन सब का प्रभाव यह है कि आज बिहार के विश्वविद्यालय ध्वस्त हैं। स्वाभाविक है रैंकिंग में इनकी कोई जगह नहीं है। सर, सबसे बड़ा बात देखा जाए तो बिहार को जो पिछले 30-35 सालों से जो चला रहे हैं वो लोग पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र राजनीति के उपज रहे हैं, और उन्हीं के समय में ये सारे जो आप गिरावट की बातें कह रहे हैं वो आ गए। तो क्या उनकी भी भूमिका रही हुई है इसमें? उन्हीं की मुख्य भूमिका है, उन्हीं की मुख्य भूमिका। आपने ठीक ही कहा। आज दो महत्वपूर्ण व्यक्ति बिहार की राजनीति में हैं। एक तो मुख्यमंत्री हैं सीधे तौर से, नीतीश कुमार, जेपी मूवमेंट की उपज है, और एक जो मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन जिनकी पार्टी आज की सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो लालू प्रसाद यादव जी। ये दोनों मेरे कॉन्टेम्पररी हैं। लालू जी मुझसे 1 साल जूनियर थे और नीतीश जी 2 साल। तो
इनके हाथ में सत्ता रही ना। 90 के बाद से तो लालू जी 15 साल रहे और उसके बाद 1-2 साल का बाद अगर डायरेक्ट हटा भी दें, इनडायरेक्ट तो सत्ता में तब भी थे ये। नीतीश जी सत्ता में कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, महागठबंधन की सरकार आज है। यही लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार के स्कीम ऑफ थिंग्स में यूनिवर्सिटी नहीं है। वो उनका ध्यान जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, IIM या IIT या NIT की तरफ अधिक है, और बिहार के विश्वविद्यालय जहाँ यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके नाम पर ये शासन करते हैं, वे पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और बिहार के विश्वविद्यालय में वे उनकी संख्या अधिक है जो साधन संपन्न नहीं है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी का वह हिस्सा जो जमींदार परिवार से नहीं आया, वो ये पढ़ते हैं। और इन्हीं की से ताकत लेकर इन्हीं के नाम पर लालू जी ने राज किया, अपने डायरेक्ट या परिवार के माध्यम से, और अब नीतीश जी राज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर 30 साल में गिरावट हुई है, जिसके प्रमाण आपके सामने हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं की होगी ना। मुख्यमंत्री जो चाहते हैं होता तो है ना। मुख्यमंत्री देखिए ना, मुख्यमंत्री ने कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग बनाया था मुचकुंद दुबे जी की अध्यक्षता में, प्रोफेसर मुचकुंद, अनिल सदगोपाल जी दूसरे मेंबर थे, और तीसरे यहाँ के शिक्षा सचिव थे मदन मोहन झा जी, जो अब नहीं रहे, और उसको लागू उन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री के बिना तो यहाँ एक पत्ता नहीं डोलता है, और हालत यह है कि यूनिवर्सिटी दिनों दिन नीचे जा रही है। अभी बरसों से एडवर्टीजमेंट हुआ है, और विश्वविद्यालय सेवा आयोग में इक्के दुक्के विषय में अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन और अपॉइंटमेंट तो हो नहीं रहा है। कौन नहीं जानता है कि यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि इतने दोयम दर्जे के लोग कुलपति बन रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अन्य पद जो यूनिवर्सिटी के हैं उनमें जो लेन देन की चर्चा तो आम बात है। कैसे ये सब संभव है? भ्रष्टाचार इतनी चरम पर क्यों है? 2 दिन पहले आपने देखा किस तरह पुल गिर गया, और आप एक इंजीनियर को सस्पेंड कर रहे हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, पूरा सिस्टम करप्ट है, इनएफिशिएंट है, और उनमें इच्छा शक्ति ही नहीं है। और अगर करप्ट होगा, इनएफिशिएंट होगा और इच्छा शक्ति नहीं होगी, और प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं होगा, खास करके हायर एजुकेशन, तो स्वाभाविक रूप से इसमें गिरावट आएगी। आप विश्वविद्यालय के अलावे देखिए ना, जिन शोध संस्थानों को सरकार स्वयं चला रही है, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में एक डायरेक्टर बहाल नहीं कर पाती। क्या कारण है? एक शिक्षा विभाग का सचिव जिसको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, जो भर दिन सेक्रेटेरिएट में है, वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। आप डायरेक्टर नहीं बहाल कर सकते। कुलपतियों की स्थिति ये है, एक एक व्यक्ति को 4-4 विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार दिया गया है। रजिस्ट्रार को हटाया जाता है, रखा जाता है, और ये जो खेल चल रहा है सामाजिक राजनीति के अलावे पैसे का खेल, जिसके बारे में आप सड़क चलते व्यक्ति को पूछिएगा, पता चलेगा कि कुलपतियों की नियुक्ति में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है और अन्य पदों पर नियुक्ति में क्या भ्रष्टाचार। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये पूरा सिस्टम जानबूझकर इसको ऐसा ध्वस्त किया गया है जिससे यहाँ की जो आम जनता है उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल सके, जिससे कि वह सत्ता पर सवाल नहीं खड़ा कर सके। मैं इसमें एक डिज़ाइन देखता हूँ, डेलिबरेट डिज़ाइन है सत्ताधारियों की, कि अगर यहाँ शिक्षा दीक्षा होगी तो यहाँ जो सत्ता चल रही है उस पर वह प्रश्न करेंगे। वो स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि आप जब सत्ता में हैं तो फिर ये स्थिति हमारी क्यों है, क्यों हमें बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और यदि हमारे पास संसाधन नहीं है तो यहाँ हम कंडेम्ड हो जाते हैं सेकंड ग्रेड शिक्षा पाने के लिए। अभी असर की रिपोर्ट आज के अखबार में आई है कि 6ठा-7वां के स्टूडेंट्स दूसरे तीसरे का पाठ न पढ़ पाते हैं न समझ पाते हैं। क्या इसका असर यूनिवर्सिटी पर नहीं पड़ेगा? अगर स्कूल कोलैप्स करेगा, कॉलेज कोलैप्स करेगा तो यूनिवर्सिटी कोलैप्स करेगी ना। और क्या सरकार को ये सब मालूम नहीं है? सरकार को मालूम नहीं है कि अच्छी शिक्षा के लिए क्वालिफाइड टीचर्स की नियुक्ति जरूरी है, समय पर जरूरी है, सभी विषयों में शिक्षक चाहिए।
क्वालिटी शिक्षक चाहिए, सीनियर पोजीशंस में चाहिए। उनको मालूम नहीं है कि रिसर्च के लिए पैसे लगते हैं? क्या उनको मालूम नहीं है कि लैब को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है? उनको नहीं लगता है कि क्वालिफाइड प्रोफेसर्स ही वाइस चांसलर होने चाहिए? उनको मालूम नहीं है कि जो कंपीटेंट ऑफिसर्स हैं उन्हीं को रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर होना चाहिए? सब मालूम है सबको, फिर भी ये स्थिति है। तो इसकी जिम्मेदारी तो उन पर जाएगी। अगर अच्छा जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री, उसका जो क्रेडिट मुख्यमंत्री को है, तो जो ख़त्म हो गया उसका क्रेडिट किसको है? बिहार में कौन दूसरा व्यक्ति है जिसकी चलती है मुख्यमंत्री को छोड़कर? और आज के डेट में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की थोड़ी आप बात कर सकते हैं, और लालू जी को छोड़कर, और यही दोनों सत्ता में है। तो आज अगर रैंकिंग में पीछे हैं तो उसका जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार को देना चाहिए, लालू यादव को देना चाहिए। दे मस्ट आंसर। बिहार की जनता को सवाल पूछना चाहिए। और जेपी मूवमेंट का कल हमने मनाया और 50 साल अब पूरा होने जाने की बात हो रही है। हमको सवाल करना चाहिए कि जनता को सामने आना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि जेपी मूवमेंट का एक बड़ा नारा था शिक्षा मामूल पर, और अगर शिक्षा ध्वस्त पिछले 50 साल में हुई है जेपी मूवमेंट के कर्णधारों के द्वारा, तो उनको सत्ता में रहने का क्या औचित्य है? क्या फिर से वही नारा नहीं लगना चाहिए कि गद्दी छोड़ो? उनको नहीं कहना चाहिए कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिस नारे के साथ जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था? क्या 50 साल बीत जाने के बाद स्थिति में बदलाव आया है? और क्या वो नारा दोहराना नहीं चाहिए बिहार के छात्रों को? मेरी समझ से जनता जब तक यह नहीं करेगी, इन पर दबाव पैदा नहीं होगा और सुधार की थोड़ी बहुत जो संभावना बच गई है वो अभी समाप्त हो। सर, एक अंतिम प्रश्न है सर। पटना विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। सर, पहले का आप जब पढ़ने आए थे उस समय का पटना विश्वविद्यालय कैसा हुआ करता था? थोड़ा संक्षिप्त जानकारी सर। देखिए, उस समय इसी से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ के चीफ जस्टिस का लड़का पटना कॉलेज में पढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पर्सनल फिजिशियन के लड़के हमसे 2 साल सीनियर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। आईएएस के बच्चे पढ़ते थे। स्वाभाविक है, यहाँ जब शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होता, इतने बड़े लोगों के बच्चे यहाँ कैसे पढ़ते? बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते थे। और यहाँ से जो निकलते थे पटना कॉलेज से, साइंस कॉलेज से, देश की जितनी यूनिवर्सिटी परीक्षाएं हैं आईएएस या अन्य, उसमें उच्च स्थान प्राप्त करते थे। आज भी कर रहे हैं कुछ, लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं हैं। जन्म यहाँ हुआ है, शुरुआती थोड़ा बहुत पढ़ा है यहाँ, बाद में चले गए हैं दिल्ली। आप सर्वे करके देख लीजिए। आज भी जो दावा आप करते हैं कि आईएएस में इतना निकल गया बिहार का, वो आपके यहाँ के कितने बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से पढ़ाई की है? और सरकारी शिक्षण संस्थानों से कितने लड़के निकल रहे हैं? आप इसकी व्याख्या करके देखेंगे, विश्लेषण करके देखेंगे, लगेगा कि आज वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहला, उच्च परिवारों, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो सबसे उच्च पद समाज में वर्ग था, उसके बच्चे जब यहाँ पढ़ते थे, टीचर ऐसे होते थे जिनका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। एक एक विभाग ऐसा था। और आज वैसे शिक्षक नहीं रहे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, इतिहास विभाग, जहाँ हाल के वर्षों में रामचंद्र शर्मा जी थे, पहले के दत्त जी जैसे बड़े बड़े विद्वान थे, वहाँ जब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, तो वहाँ अपने विभाग में एक भी शिक्षक नहीं था। 2 शिक्षक थे जो 1 साल पहले ज्वाइन किए थे जूनियर मोस्ट लेवल में पटना कॉलेज में और मगध महिला में, तो दूसरे विभाग से एक शिक्षक को लाया गया और वहाँ अध्यक्ष पिछले 3 साल से बने हुए। पूछे इस सरकार को। वो है इतिहास विभाग, जहाँ रामचंद्र शर्मा के दत्ता जैसे लोग थे। वहाँ पर आप एक टीचर नहीं बचा जिसको आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा पद है उसे बना सकते हैं। संस्कृत के हेड ने मुझसे कहा कि बंगला का हेड का चार्ज उनको दिया गया क्योंकि वहाँ कोई टीचर नहीं। तो यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स थे, विद्वान शिक्षक थे, जिनका शिक्षण का स्तर ऊंचा था, शोध का स्तर ऊंचा था, जो राष्ट्रीय छवि के ही नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय छवि के थे, जिनकी पूछ थी, जिनसे मिलने लोग आते थे। वैसे लोग यहाँ की यूनिवर्सिटी में थे। छात्र ऐसे थे जो टॉप स्टूडेंट्स थे, यहाँ थे। स्वाभाविक रूप से इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा। प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद पटना कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज ईस्टर्न इंडिया का है। आप इस बात को जान लीजिए। 1842 में पहले शुरू हुआ था, बीच में 1-2-3 साल चल के बंद हुआ और 1863 से लगातार चल रहा है।
आज क्या स्थिति है उसकी? मैं उसका प्रिंसिपल रहा हूँ। मैंने उस समय के शिक्षा मंत्री बिशन पटेल जी के सामने कहा था कि अगर सरकार को इसी तरह पटना कॉलेज को चलाना है, इससे अच्छा है आप इसको बंद कर दीजिए, दफना दीजिए इसको। जैसे 1000 साल के बाद जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को खोद कर निकाला आपने और कह रहे हैं गर्व के साथ कि नालंदा विश्वविद्यालय, यही कोई कह सके कि पटना यूनिवर्सिटी भी यहाँ था। आज स्थिति यही है पटना यूनिवर्सिटी की। ठीक है, कुछ बिल्डिंग बन रही है, कुछ और सब ऐसी लग रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी की पहचान बिल्डिंग से नहीं होती है, सिर्फ एयर कंडीशन से नहीं होती है। साफ सुथरा होना आवश्यक है, लेकिन उसकी पूछ होती है उसके विद्वानों शिक्षकों से, विद्वान शिक्षकों से और क्वालिफाइड स्टूडेंट से। स्टूडेंट और टीचर से पहचान होती है, उनके द्वारा जो शिक्षण और शोध में किए गए कार्य हैं उससे होती है। रैंकिंग उस पर निर्भर करती है, बिल्डिंग पर नहीं करती है। यहाँ सरकार बहुत करेगी तो कुछ पैसे दे देगी कि दीवार बनाया, उसका अधिकांश भाग करप्शन में चला जाता है, लूट में चला जाता है। पटना यूनिवर्सिटी अब बात नहीं है, और पटना यूनिवर्सिटी को नीतीश कुमार ने डिस्ट्रॉय किया। इंजीनियरिंग निकाल दिया, मेडिकल निकाल दिया, एक एक करके अपने लोगों को वाइस चांसलर बना रहे हैं, और उसमें भी ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाते हैं ये और राजभवन जो उनके नज़दीक के लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भ्रष्टाचार का खुला उपयोग होता है, और ये सच है। यहाँ का बच्चा आपको बताएगा कि बिना भ्रष्ट तरीके से आप उच्च पद प्राप्त ही नहीं कर सकते। हो सकता है एक दो अपवाद हो, और इसके लिए जिम्मेदारी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। इसके पहले लालू जी की थी। लालू जी से इस समय से भी स्थिति में गिरावट आई है, और अब तो राजभवन भी उसमें बराबर का हिस्सेदार हो गया है, और इन सब ने मिल करके इसको बर्बाद किया है, और इसकी जिम्मेदारी नहीं तो लेनी होगी। इतिहास लिखा जाएगा तो ये माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस देश में और जिस राज्य में शिक्षा बर्बाद हो जाती है उस समाज को बचाना संभव नहीं है, और बिहार की स्थिति वही है। अब तो देख रहे हैं कि जो नॉन एजुकेशन सेक्टर है वह भी किस तरह कोलैप्स कर रहा है, कि अभी आपने अगवानी पुल का जो जिस तरह से कोलैप्स देखा ना, उसी तरह यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स कर गई। तो हाँ ठीक है। तो आपने सुना, काफ़ी अफसोस होता है, दुख भी होता है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है लगातार चौपट होते जा रहा है। डॉक्टर NK चौधरी जी ने बताया कि पहले ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट हुआ करता था पटना विश्वविद्यालय, और आज जो स्थिति है दिनों दिन उसकी गिरावट उसमें आ रही है, और जिम्मेवार जो हैं वही लोग हैं जो कि इसी विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति की उपज हैं, और पिछले 3 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।